हेलो दिस इज योर आइस इंडियन। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आग लगाने वाले हैं, धुआं धुआं कर देंगे तुम्हारे क्लास 10 के हिंदी के प्री बोर्ड के ग्रामर सेक्शन को। लिटरली बस इस वन शॉट वीडियो को देख के चले जाओ एंड तुम्हारे क्लास 10 का जितना भी ग्रामर का चैप्टर है वो सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से कहीं पे भी उठ के आ जाएगा, तुम लोग आराम से कर लोगे क्योंकि सारे चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में डिटेल में समझेंगे। बस चैनल पे नए हो दिन सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं 5K लाइक्स, बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए ये वीडियो। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड चलो सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ रचना के आधार पर वाक्य भेद का हमारा चैप्टर। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। देखो यार, मुख्य रूपों से वाक्यों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है रचना के आधार पर, सेकंड है अर्थ के आधार पर। हम लोगों को पढ़ना है रचना के आधार पर। तो देखो यार, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो तीन होते हैं, यानी कि इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला है तुम लोगों का सरल वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो काफी इजी पीजी सा हो। सेकंड है तुम लोगों का संयुक्त वाक्य, इसे हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों को समुच्चय बोधक शब्द देखने को मिल जाएगा ना, तो उसे कह सकते हो वो है तुम लोगों का संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य, यानी कि मिक्स सेंटेंस, तुम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसके तार काफी उलझे होते हैं उसे हम लोग मिश्र वाक्य की कैटेगरी में डालते हैं। अब सबसे पहले सरल वाक्य क्या होता है इसका डिटेल में पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सरल वाक्य का इजी पीजी सा डेफिनेशन ये बोल सकते हो कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, कर्ता और एक विधेय क्रिया हो उसे सरल वाक्य बोलते हैं। अब उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जाएगी ना वो उद्देश्य होता है। कर्ता क्या होता है? कर्ता काम को करने वाला होता है। अब क्रिया क्या होता है? काम को करने को हम लोग क्रिया बोलते हैं। और चौथा विधेय क्या रहा है? उद्देश्य के विषय में जो भी चीज बात हो रही होगी सेंटेंस में, वाक्य में, उसे हम लोग विधेय बोलते हैं। समझ गए? अब डेफिनेशन को इजी वर्ड्स में समझाओ तो सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक कर्ता यानी कि काम को करने वाला एक जन और क्रिया यानी कि एक क्रिया हो रही हो, उसे हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। समझ गए? इजी था। उदाहरण की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण, मोहन अपने पेन के साथ खेल रहा है। मोहन अपने पेन के साथ खेल रहा है, हम लोग तो नहीं खेलते, छोड़ो मोहन को। देखो यार, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मोहन एक कर्ता यहाँ पे वाक्य में दिख रहा है और वो क्या कर रहा है? पेन के साथ खेल रहा है पेन के साथ, तो एक ही काम कर रहा है, तो एक क्रिया है, एक काम हो रहा है, तो ये सरल वाक्य। समझ गए? सेकेंड उदाहरण, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है? कर्ता जो कि एक ही है, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो यहां पे तुम लोग बोल सकते हो कि सरल वाक्य है। तीसरा है, चुन्नू वैलेंटाइन में घूमने गया। यार चुन्नू को गर्लफ्रेंड मिल गई, तुम्हें तो नहीं मिलती है, छोड़ो इस बात को। चुन्नू वैलेंटाइन में घूमने गया, किसके साथ गया ये नहीं बताया गया है। तो देखो चुन्नू कर्ता एक ही है और घूमने गया ये क्रिया हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है, तो ये है सरल वाक्य। चौथा है, राम खाना खाकर सो गया, तो वो खाना खाता है, ठीक है, तो क्रिया एक हो रही है, राम करता एक है, तो ये है सरल वाक्य। समझ गए? बढ़ते अब हम लोग संयुक्त वाक्य क्या होता है उसका टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों, समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं ना उसे समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। इंग्लिश में कंजक्शन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वही उसका हिंदी वर्जन है समुच्चय बोधक शब्द, जो दो वाक्यों को जोड़ता हो, जैसे कि और, तथा, एवं, क्योंकि, ये सारे तुम लोगों का समुच्चय बोधक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य क्या हो जाता है? ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों को समुच्चय बोधक शब्द दिखे और उसके साथ साथ एक ही वाक्य में दो अलग अलग वाक्य अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हो, तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। उदाहरण से समझो, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उससे पहले लेकिन ट्रिक समझ लो कि कैसे तुम संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो वाक्य हो, सबसे पहला क्राइटेरिया है संयुक्त वाक्य का कि एक वाक्य में दो वाक्य होंगे, दोनों अपना कंप्लीट मतलब दे रहे होंगे। और सेकंड हैक तुम लोग ये जान सकते हो, ट्रिक ये जान सकते हो कि जहां पर भी ये शब्द दिख जाए तो कंफर्म हो जाना 60% की है तुम लोगों का संयुक्त वाक्य। कौन कौन से शब्द?
और तथा एव या अथवा किंतु वरना मगर बल्कि परंतु इसलिए तो अतः आदि। तो ये सारे समुच्चय बोधक शब्द है, जहां दिख गए वहां पे 60% कंफर्म हो जाना कि संयुक्त वाक्य। 100% तब कंफर्म हो गए जब दो वाक्य हो और दोनों अपना कंप्लीट अर्थ दे रहे हो। समझ गए होगे। उदाहरण देख लेते हैं। आप खाना खाए और आराम करें, ठीक है। यहां पे देख सकते हो कि और समुच्चय बोधक शब्द है और तुम लोग देख सकते हो कि ये दो सेंटेंस को इसने बांट दिया कंप्लीट अर्थ के साथ। आप खाना खाए एक अर्थ हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस। आराम करें ये भी कंप्लीट सेंटेंस हो गया। समझ गए। सेकंड उदाहरण है गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना। देख सकते हो यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द है, उसके साथ साथ मुंह धो लेना एक कंप्लीट वाक्य है। गंगा तट पर नहा लेना एक कंप्लीट वाक्य है। दो वाक्य यहां पे बन रहे हैं। तीसरा उदाहरण है सोनू सुखी है क्योंकि सत्य बोलता है। क्योंकि यहां पे योजक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है। सोनू सुखी है एक वाक्य, सत्य बोलता है ये एक वाक्य। तो एक ही वाक्य में दो वाक्य कंप्लीट अर्थ दे रहे हैं। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हम लोग तीसरे टॉपिक के तरफ, जो कि है मिश्र वाक्य। इसे समझ लेते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य बोलते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जो अपना पूरा कंप्लीट अर्थ दे रहा हो, उसे दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है, टाटा बाय बाय बोल देता है, मैं खुद में प्रधान हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दूसरा आश्रित उपवाक्य वो होता है जो दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है अपने अर्थ के लिए। समझ गए। तो तुम लोगों का अब ट्रिक और हैक देख लो कि कैसे तुम लोग मिश्र वाक्यों को पहचान सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। पहला कि तुम लोगों का ये चीज है पहचानने का कि एक ही वाक्य में दो वाक्य बन रहे हो, एक वाक्य पूरा कंप्लीट अर्थ दे रहा हो और सेकंड वाक्य आधा अधूरा अर्थ दे, तो वो मिश्र वाक्य है। कंफर्म हो जाना 100%। और ट्रिक वाले शब्द दे देते हैं, जहां पर भी ये शब्द दिखे तो समझ जाना 100% कंफर्म हो जाना कि वो है तुम लोगों का मिश्र वाक्य। कौन कौन से शब्द? की, मोस्टली की यूज होता है। जहां पर भी की दिख जाए आंख बंद करके समझ जाना कि मिश्र वाक्य है। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तदापि आदि। ऐसे शब्द जहां दिख जाए समझ जाना, कंफर्म हो जाना 100% कि वो मिश्र वाक्य है। उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो जब और तब दिख रहा है तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहां पे की दिख रहा है तो क्या है? मिश्र वाक्य। तीसरा है मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया, जो दिख रहा है तो मिश्र वाक्य कंफर्म हो जाना। एक और क्राइटेरिया क्या देख सकते हो? मेरे पास पेन है, ये एक वाक्य जो कि कंप्लीट अर्थ दे रहा है। पिताजी ने दिया था, क्या दिया था ये कंफर्म नहीं हो रहा है, आधा अधूरा वाक्य है। तो एक पूरा वाक्य, एक आधा अधूरा वाक्य, तो ये है मिश्र वाक्य। आई होप क्लियर होगा। अब ये देख लेते हैं कि इस पार्ट से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक से मिली दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वाक्य को पहचाना, सेकंड वाक्य परिवर्तन करना। वाक्य पहचानने के जितने भी ट्रिक्स थे मैंने बता दिए, हैक्स बता दिए, उन्हें तुम लोग यूज करोगे, पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य सरल है, मिश्र है, संयुक्त है। समझ गए। वाक्य पहचानने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मेनली इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सरल वाक्य दे दिया जाएगा, उसे संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। संयुक्त वाक्य दे दिया जाएगा तो उसे सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। मिश्र वाक्य दे दिया जाएगा और उसे सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। अब यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। हमारे अनलर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया। साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के एंड सारे सब्जेक्ट के इन प्रीमियम नोट्स से पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। प्रीमियम नोट्स के एंड में मैंने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जिसके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। उसके साथ साथ अपने नोट्स नहीं भी बनाओगे, मेरे दिए गए प्रीमियम नोट्स से पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स के, अभी जाके एसेस कर सकते हो। तो अब चलो हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। देखो यार, वाक्य को जब भी तुम लोग परिवर्तन करोगे तो एक चीज याद रखना, इसमें नए शब्द जोड़ सकते हो और पुराने शब्द हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए, याद रखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि है हम लोगों का, मनीष पुस्तकें खरीदने बाजार गया। इसे संयुक्त वाक्य में तुम्हें कन्वर्ट करना है। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना तो समुच्चय बोधक शब्द इंक्लूड कर देना और एक ही वाक्य में तुम लोगों को दो वाक्य को क्रिएट करवा देना है जो अपना कंप्लीट अर्थ दोनों वाक्य दे रहे हो। तो सिंपली से इसमें और ऐड कर दोगे तो वाक्य बन जाएगा।
तो उत्तर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मनीष बाजार गया और उसने पुस्तकें खरीदी। तो ये तुम लोगों का संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो गया। सेकंड प्रश्न क्या है, मेरे बुलाने पर वह नहीं आई। तो ये सरल वाक्य है, इसे संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आई, तो ये तुम लोगों का हो गया संयुक्त वाक्य, पर शब्द को इंक्लूड कर दिया गया, तो ये तुम लोगों का समुच्चय बोधक में कन्वर्ट हो गया। इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। तो ये कौन सा शब्द है, कमेंट में बताना। इसे मिश्रित में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस टाइप का इसका आंसर हो जाएगा कि एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल थे। तो यहां पे जिसके शब्द को इंक्लूड कर दिया, जो कि हम लोगों का मिश्रित वाक्य का मैजिकल वर्ड है, और ये तुम लोगों का बन गया मिश्रित वाक्य में। समझ गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, शाम को कमला मौसी आएगी, मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हो जाएगा इसका उत्तर की जब शाम होगा तब कमला मौसी आएगी। तो देखो जब और तब को इंक्लूड कर दिया है, तो ये तुम लोगों का मिश्रित वाक्य में बन गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है, मेहमान आ गए और केक काटा गया, इसे मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा कि जब मेहमान आ गए तब केक काटा गया। तो देख सकते हो कि जब तुम लोगों का इंक्लूड हो गया है तुम्हारे वाक्य में, तो ये मिश्र वाक्य में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही वह घर पहुंचा बीमार हो गया, इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वह घर पहुंचते ही बीमार हो गया, सरल वाक्य में हो गया। ठीक है, इसमें तुम लोगों को यही चीज याद रखना है कि एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो सरल वाक्य में। समझ गए। आठवां क्वेश्चन क्या है, मैं घर आया और सो गया, सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। कौन सा वाक्य है, कमेंट्स में बताना। ठीक है, इतना तो तुम लोग पहचान सकते हो। और सब दिख रहा है, कौन सा वाक्य बताना। ठीक है, मैं घर आकर सो गया, ये सरल वाक्य होगा। आई नो कहीं कहीं डाउट हो सकता है, लेकिन इस चीज में तुम लोग अच्छे तभी हो सकते हो जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे इस चैप्टर से रिलेटेड। इसलिए ओसवाल बुक्स को खरीद लेना, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन गिवन है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी इस चीज में बेटर होगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में ओसवाल बुक्स का मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि उपवाक्य क्या होते हैं, ये भी चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो देखो यार, वाक्यों के अंदर जो छोटे छोटे वाक्य प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग उपवाक्य बोलते हैं। एक चीज याद रखना कि सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, तो वो उपवाक्य नहीं हो सकता है। समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, मैंने उसे काफी समझाया पर वह नहीं समझा। ये एक संयुक्त वाक्य है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, पर से पहले तुम लोगों का एक वाक्य बन रहा है, पर के बाद तुम लोगों का एक वाक्य बन रहा है, तो दोनों उपवाक्य कहलाएंगे। मैंने उसे काफी समझाया, ये उपवाक्य हो जाएगा। वह नहीं समझा, ये उपवाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य का सेंटेंस देख लेते हैं। उदाहरण, पिता चाहते हैं कि उसका पुत्र डॉक्टर बने। तो की से पहले का जो तुम्हारा वाक्य है वो एक उपवाक्य हो जाएगा। की का बाद का जो एक वाक्य बन रहा है वो एक उपवाक्य हो जाएगा। आई होप क्लियर हो जाएगा। उपवाक्य के दो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। पहला है तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य, सेकंड है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य वो उपवाक्य होता है जो अपना खुद का कंप्लीट अर्थ बना ले बिना दूसरे वाक्य के हेल्प से। आश्रित उपवाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसे दूसरे वाक्य पे डिपेंड होना पड़ता है अपने अर्थ के लिए, वो आश्रित उपवाक्य होता है। समझ गए। नोट कर लो एक चीज कि संयुक्त वाक्य में जितने भी उपवाक्य होते हैं उसमें सबसे पहला प्रधान उपवाक्य होता है, सेकंड वाक्य तुम लोगों का आश्रित उपवाक्य होता है। याद रखना। एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। इसलिए से पहले तुम लोगों का एक वाक्य बन रहा है, रोहन बीमार था, इसलिए के बाद एक वाक्य बन रहा है, वह घूमने नहीं गया। तो इसलिए से पहले वाला जो वाक्य है, जो उपवाक्य है, उसे हम लोग प्रधान उपवाक्य बोलेंगे क्योंकि पहला वाक्य है। सेकंड उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, वह घूमने नहीं गया। समझ गए होगे। बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। इसमें उपवाक्य को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कौन सा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है, कौन सा मिश्रित उपवाक्य है, लेकिन इसका भी ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, ऐसे मिश्रित वाक्य जहां पे तुम लोगों को की वाले शब्द दिखे, तो की से पहले वाला वाक्य हमेशा प्रधान उपवाक्य होगा, की से बाद वाला जो तुम्हारा वाक्य बनेगा वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। सेकेंडली, तुम लोगों का कोई भी मिश्रित वाक्य में यदि, अगर और ज वाले शब्द दिखे ना, तो ज वाले शब्द से पहले का वाक्य तुम्हारा आश्रित उपवाक्य हमेशा होगा, और ज वाले के बाद के जो वाक्य होंगे वो तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। तो की देख रहे हो, तो की से पहले वाला उपवाक्य कौन सा होगा, बताया था ट्रिक, वो है प्रधान उपवाक्य। ठीक है, की से बाद वाला जो तुम्हारा वाक्य बन रहा है वो है आश्रित उपवाक्य। इतना समझ गए होगे। सेकेंडली, सेकेंड उदाहरण ये है,
यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे खाना दिया था। जिसने से पहले का उपवाक्य का ट्रिक बताया था कि वो हमेशा आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, जा वाले सबसे पहले वाला जो वाक्य हमेशा बनेगा वो आश्रित उपवाक्य होगा। देख सकते हो तुम लोग, यह वही व्यक्ति है, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। मुझे खाना दिया था, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। आई होप टॉपिक क्लियर होगा। अब आश्रित उपवाक्य के भी तीन भाग होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, सेकंड है विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके बारे में भी जान लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, संज्ञा उपवाक्यों को कैसे पहचानोगे? ठीक है, संज्ञा उपवाक्यों को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे उपवाक्य, ऐसे मिश्रित वाक्य जहां पे की वाले शब्द दिखे तो वो तुम लोगों को हमेशा संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। ठीक है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। मैं चाहता हूं, तुम्हें पता है कि की से पहले का हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है, वैसे ही लिख देंगे प्रधान उपवाक्य। तुम डॉक्टर हो, इसे तुम लोग बोल सकते हो कि यह है संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि की के बाद वाला हमेशा उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, तो वो तुम्हारा बन जाएगा संज्ञा उपवाक्य। सेकंड उदाहरण देख लेते हैं। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। की के बाद वाला सेंटेंस तुम्हारा वह दिल्ली जाएगा, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, या कह सकते हो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। की से पहले वाला प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। क्लियर है कि जहां पर भी आए तो उससे पहले वाला जो होता है वो तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य होता है, और उसके बाद का जो वाक्य बने वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य होता है। इतना याद रखना। सेकेंड आ जाते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वो उपवाक्य होता है जिसमें तुम लोगों का संज्ञा सर्वनाम का तुम लोगों को विशेषता बता रहा हो। इसका ट्रिक ये है कि तुम्हारे स्क्रीन पे जो वर्ड्स मार्क हो रहे, शब्द मार्क हो रहे, उन्हें याद कर लेना। ये सारे शब्द जहां पर भी दिख जाए तो वो तुम लोगों का हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए, तो जिसने के पहले का तो तुम्हारा वाक्य बनता है वो हमेशा तुम्हारा आश्रित उपवाक्य बनता है, तो ये तुम लोगों का हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। और बाद का जो सेकंड वाक्य बन रहा है वो प्रधान उपवाक्य। सेकंड उदाहरण, यह वही छात्र है जो मुझसे पढ़ता है। यह वही छात्र है, यह प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जो मुझसे पढ़ता है, ये तुम लोगों का हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। आई होप क्लियर होगा। अब तीसरा टाइप देख लेते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तुम लोगों का जो स्क्रीन पे वर्ड्स मार्क हो रहा है, ये शब्द जहां पर भी आ जाए वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो यार इसका एक और ट्रिक है कि संज्ञा उपवाक्य में की आता है हमेशा, और विशेषण उपवाक्य में तुम्हारा जो, जिसने, जिस, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये सारे शब्द को छोड़ के जितने भी शब्द आ जाए वो सारे क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। समझ गए? उदाहरण देख लेते हैं। जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं छोटा था, तो तुम लोगों का क्रिया विशेषण हो जाएगा जब तुम मुझसे मिले थे। ये क्रिया विशेषण तुम्हारा उपवाक्य हो जाएगा, और बाद का तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। सेकंड उदाहरण, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि के बाद वाला जो तुम्हारा वाक्य बन रहा है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, और बाद वाला वाक्य तुम्हारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, और अर्थ का मतलब है सुसज्जित करने वाला। आगे हम लोगों का नीचे ये लिखा गया है कि जिस तरह से एक नारी यानी कि एक औरत अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, वैसे ही भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। अलंकार को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि उसे सुंदर बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग अलंकार कहते हैं। यार अब तुम्हारे स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा, जो कि अलंकार के दो टाइप्स होते हैं, दो भाग होते हैं। वो कौन कौन सा होता है? पहला तुम लोगों का शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। पिछले टर्म में शब्द अलंकार से तुम्हारा श्लेष अलंकार आ रहा था पिछले बोर्ड्स में, बट इस बार के बोर्ड्स में शब्द अलंकार को रिमूव कर दिया गया, तो तुम लोग खुश हो जाओगे। नहीं यार, अर्थ अलंकार में तुम लोगों का उपमा और रूपक अलंकार को एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया गया है, तो इस बार तुम लोगों का अर्थ अलंकार पूरा आ रहा है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। तो अर्थ अलंकार के अलग अलग भाग होते हैं, उपमा अलंकार, सेकंड रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार,
फोर्थ तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार और फिफ्थ तुम लोगों का अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर है? अब सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है उपमा अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। क्लियर शब्दों में समझो, मेरे शब्दों में इजी लैंग्वेज में समझो तो ऐसे कि जहां पे दो चीजों की तुलना की जाए ना तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। क्लियर है? एक एग्जांपल देता हूं, एक सेकंड रुको। तो यार अपना एग्जांपल दे देता हूं कि आयुष भैया का चैनल अगर बोर्ड्स में 500 की क्रॉस करता है तो उनका चैनल सूर्य के किरणों की जैसा चमकेगा। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है लेकिन चमकेगा। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो क्लियरली कि आयुष भैया का जो चैनल है उसे सूर्य की किरणों से कंपेयर किया गया, तुलना किया गया। तो ये तुम लोगों का उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? आगे ट्रिक्स भी देखेंगे। और यार इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 500 के क्रॉस करना है। पॉसिबल तो नहीं है कि बोर्ड्स में हो पाएगा लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो देखो इसका आप ट्रिक देख लेते हैं। तो कोई भी वाक्य में सा या सी वाले शब्दों मिलेंगे ना तुम लोगों को, जो मार्क हो रहा है सा और सी वाले शब्द मिलेंगे ना तो वो तुम लोगों का उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? अब यार उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण, हरि पद कोमल कमल। तो यहां पे हरि के पैरों को कोमल कमल से कंपेयर किया गया है। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि सा शब्द आया है, ऊपर से यहां पे जो मुख है यानी कि जो चेहरा है उसे चंद्रमा से कंपेयर किया गया है। तो ये उपमा अलंकार है। क्लियर है? तीसरा, सागर सा गंभीर हृदय, यानी कि जो सागर होता है, समुद्र होता है ना, उसे दिल से यानी कि हृदय से कंपेयर किया गया है। तो ये उपमा अलंकार है। फोर्थ तुम लोगों का, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि पहाड़ का कंपेयर किया गया है दिल से, हृदय से। पांचवा तुम लोगों का, लाल किरण सी चोंच खोले। तो यहां पे जो लाल किरणें है ना उसे चोंच से कंपेयर किया गया है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। जहां पर भी डाउट होगा तो कमेंट एरिया पूरा खुला, मैं सबका रिप्लाई देता हूं, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यार उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पढ़ोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रिक दे देता हूं कि ये जो शब्द तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहे हैं ना, इन सारे शब्दों को रट जाओ, जैसे मन है वैसे अपने दिमाग में घोलो, पी लो, जैसे करना करो, लेकिन दिमाग में याद रखना कि ये जो शब्द दिख रहे हैं ना पीछे बैकग्राउंड में, ये शब्द कोई भी वाक्य में दिखेंगे तो वो आंख बंद करके तुम लोग कह सकते हो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन कौन से शब्द है? मनु, जनु, जानू, जानो, मनहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यो, ये वाले शब्द जहां पर भी मिले वो तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तुम्हारे सामने स्क्रीन पे अब एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा जो कि है, वह देखो वन के अंतराल से निकला, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकला। तो यहाँ पे मानो शब्द दिख रहा होगा, तो ये तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार है। सेकंड उदाहरण स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधगुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाब रंग। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ज्यो वाला शब्द है, तो ये तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट एग्जांपल में भी तुम लोग देख सकते हो क्लियर कि मनो वाले शब्द आ गए, मनु शब्द आ गया, तो ये तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है? नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते जो कि है मानवीयकरण अलंकार। तो यहां पर तुम लोगों को शब्द को पकड़ना है। मानवीयकरण अलंकार में क्या शब्द दिख रहा है? मानव यानी कि मनुष्य। तो ऐसे वाक्य जहां पे कोई भी चीज को, जहां पे कोई भी नॉन लिविंग वस्तु को, यानी कि ऐसी वस्तु जिसमें जान ना हो, उस वस्तु को ह्यूमन की एबिलिटी दे दी जाए, यानी कि ह्यूमन की कोई खासियत दे दी जाए, तो वो तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार होता है। परिभाषा से और अच्छे समझ आ जाएगा। जब प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधे बादल आदि को मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वो मानवीयकरण अलंकार होता है। क्लियर? अगर सिंपल इजी शब्दों में समझो तो कोई भी ऐसे वाक्य जहां पे कोई भी निर्जीव चीज को ह्यूमन की कोई खासियत दे दी जाए, यानी कि मनुष्य की कोई खासियत दी जा रही है, तो वो तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार होता है। एग्जांपल से और समझ आ जाएगा। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो यहां देख सकते हो कि फूल को हंसने की एबिलिटी दे दी गई है, हंसने की खासियत दे दी गई है, जो कि केवल ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमंस ही हंस पाते हैं। क्लियर है? सेकंड है तुम लोगों का, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो मेघ यानी कि बादल,
जो है वो सज सवर के आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस यानी कि मनुष्य केवल तैयार होके आते हैं, तो ये भी तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार है। थर्ड तुम्हारा धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, यानी कि जो धूप है उसे साड़ी पहनाई जा रही है, जो कि ह्यूमंस पहनते हैं, मनुष्य पहनते हैं। तो ये चीज तुम लोग क्लियर है, उदाहरण से समझ गए कि मानवीयकरण अलंकार क्या होता है। बहुत ईजी था। आगे चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के वर्ड को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, तो यहां पे तुम लोग अति शब्द देख रहे हो, तो ऐसे वाक्य जहां पे किसी भी चीज की बढ़ा चढ़ा के तारीफ की जाए, बढ़ा चढ़ा के कोई भी चीज बताया जाए, तो उस वाक्य में हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कह सकते हैं। परिभाषा में भी तुम लोग क्लियरली वही देख सकते हो, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, यानी कि ऐसी चीजें बोले जाते हैं जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आ जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहां पे क्या बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी थी, उससे पहले ही जो लंका थी वो जल रही थी, तो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। तो ये तुम लोगों का है अतिशयोक्ति अलंकार। सेकंड तुम लोगों का क्या है, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं घोड़ा खा सकता हूं, तो यहां पे इम्पॉसिबल चीज बताया गया है कि कोई भी मनुष्य घोड़ा खा लेगा, इतना भूख लग गया, पॉसिबल नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। थर्ड तुम लोगों का वह इतना ऊंचा कूदता है कि आकाश छू ले, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई कितना ऊंचा उछल जाए कि आकाश छू ले, पॉसिबल नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। फोर्थ तुम लोगों का मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारा जो बादल है वो सज धज के एकदम आए, पॉसिबल नहीं है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा एग्जांपल खुद से पढ़ लेना, इजी है। नेक्स्ट अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रूपक अलंकार। तो यार सबसे पहले परिभाषा पढ़ने की ट्राई करो, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सीधे ट्रिक देख लेते हैं। तो ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों को योजक चिन्ह दिखे ना, तो वहां 50% कंफर्म हो जाना कि वो तुम लोगों का रूपक अलंकार है। सेकेंड चीज तुम लोगों को ये देखना होगा कि दो चीज यानी कि दो वस्तुओं की भी समानता बताई जाए ना, तो वहां वो रूपक अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। गंगा जल का मैला है शीतल, जीवन मृत्यु का यही फूल। तो जो गंगा का जल है ना, यानी कि जो गंगा का पानी है, उसे जीवन मृत्यु से समान बताया गया है, तो ये तुम लोगों का रूपक अलंकार हो गया। सेकंड क्या है, उड़ती चिड़िया छोटी सी खुशी की खबर लेकर आई। तो उड़ती चिड़िया है, उसे खुशी से तुम लोगों का समानता बताया जा रहा है, तो वो तुम लोगों का रूपक अलंकार है। तीसरा तुम लोग देख रहे हो कि वाक्य में तुम लोगों का योजक चिन्ह दिख रहा है, तो 50% कंफर्म हो जाओ कि ये तुम लोगों का रूपक अलंकार है। बाकी तुम लोग ये देख के बताओ कि समानता है कि नहीं दोनों के बीच में। चलो कमेंट्स में बताना, वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट्स का। अब हम लोग देख लेते हैं एक और ट्रिक के बारे में कि रूपक अलंकार मेरे अकॉर्डिंग सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड इसका मैंने ट्रिक बहुत ढूंढा लेकिन कोई ट्रिक नहीं था, लेकिन एक ट्रिक मुझे समझ आया कि तुम लोग यूज कर सकते हो। सपोज एक क्वेश्चन गिवन है, तुम लोगों को समझ आ नहीं रहा है कि ये रूपक अलंकार है कि नहीं, तो तुम लोगों को क्या करना है कि तुम लोगों को एक एक करके जो बाकी के अलंकार मैंने पढ़ा है उसे पुट करके देखना है। सबसे पहले उपमा अलंकार पुट कर लेना। उपमा अलंकार का ट्रिक समझ गए होगे, ठीक है। तो अगर उपमा अलंकार नहीं हुआ तो अतिशयोक्ति अलंकार लगा लेना, वो भी नहीं हुआ तो मानवीयकरण अलंकार लगा लेना, वो भी नहीं हुआ तो तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार लगा लेना, ठीक है। अगर वो भी नहीं हुआ तो तुम लोग क्लियर हो जाना कि वो रूपक अलंकार है। कितना अच्छा ट्रिक है, समझ गए होगे। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार कभी भी तुम लोग बाहर जाते हो और कोई नए व्यक्ति से मिलते हो तो खुद का परिचय तो देते ही होगे। चलो इसे थोड़ा अच्छा बना देते हैं, थोड़ा सा फीलिंग जनरेट करते हैं। सपोज तुम लोग बाहर गए और कोई भी सुंदर लड़की से मिलते हो तो खुशी खुशी खुद का परिचय तो देते ही होगे। वैसे ही कोई भी वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं ना, उन सभी का कुछ ना कुछ परिचय होता ही होता है। तो पद परिचय को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। शब्द के बारे में तो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि वर्णों का सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, यानी कि अलग अलग जो वर्ण होते हैं जब मिलते हैं तब एक शब्द का निर्माण होता है, इतना तो पता है। पद क्या होता है, वही जो शब्द कभी भी वाक्य में घुस जाता है ना, तो वो पद कहलाने लगता है। क्लियर है। पद परिचय क्या होता है वो देख लेते हैं। शब्दों का व्याकरणिक परिचय को हम लोग पद परिचय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय मतलब कि व्याकरण के फॉर्म में तुम लोग परिचय देते हो ना, तो वो तुम लोगों का पद परिचय कहलाता है। अब इसके बारे में और भी डिटेल से थोड़ा अंदर जानेंगे, ठीक है, तो इसीलिए लोड मत लो। नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि पद क्या होता है। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अब एग्जाम्पल दिख रहा होगा। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो कि आयुष एक शब्द लिखा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि आयुष क्या है तो तुम लोग बोल दो कि शब्द है, तो
आयुष शब्द जब कोई भी वाक्य में घुस जाएगा तो वो पद कहलाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आयुष के बहुत जल्द 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो यार जैसे ही आयुष जो शब्द है वो तुम्हारे एक वाक्य में घुस गया तो वो पद कहलाने लगेगा। क्लियर है? वैसे ही लिख, अगर मैं पूछूं कि लिख क्या है तो तुम लोग बोल दोगे कि शब्द है, और यही लिख शब्द कोई भी वाक्य में घुस जाएगा ना तो वो पद कहलाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हर्षिता निबंध लिख रही है तो यहां पे जो लिख शब्द हो गया वाक्य के अंदर वो पद हो गया। अब इससे ज्यादा तो डिटेल में कोई नहीं समझाएगा कि पद क्या होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो वाक्य है इसमें कितने पद है, कमेंट में बताओ। चलो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें 5 पद है, 5 शब्द गिवन है एक वाक्य में तो 5 पद हो गए। क्लियर है? अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमने अपने कपड़े स्वयं धोए। तो तुम लोग जब भी एग्जाम में बैठोगे ना एग्जाम देने तो तुम लोगों को क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, तुम लोगों को एक वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य में कोई भी शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि इसका पद परिचय दो। समझ गए? अब सपोज यहां पर तुम लोग देख सकते हो हमने अपने कपड़े स्वयं धोए, तो यहां पे कपड़े शब्द को अंडरलाइन कर दिया गया, रेखांकित कर दिया गया, तो इसका पद परिचय देना है। तो अब इसका पद परिचय कैसे देना है? तो इसका परिचय हम लोगों को व्याकरणिक फॉर्म में देना, व्याकरण के हिसाब से देना है। तो सिंपली से इसका हम लोगों को सबसे पहले ये पता करना होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसमें से ये जो शब्द है ये क्या चीज है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये सर्वनाम है कि विशेषण है। इन तीनों में से एक तुम लोगों को छाट के लिख देना है। उसके बाद तुम लोगों को यह पता करना है कि ये जो वाक्य है ये क्रिया है कि नहीं, तुम्हारा लिंग बताना है, तुम लोगों को काल बताना, वचन बताना, कारक बताना और अव्यय बताना है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को बता देनी है। अब तो तुम लोग डर गए होगे कि भैया एक शब्द का हम लोग इतना सारा चीज कैसे बता पाएंगे। तो यार लोड मत लो, आगे इसका एक और सॉल्यूशन दे रहा हूं, तुम लोग पकड़ लोगे एंड तुम लोगों का थोड़ा काम को हल्का कर दूंगा। ठीक है, एक ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा। तो यार तुम लोगों को एक चीज पहले ही बोल दे रहा हूं कि अगर तुम लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है ना तो काम चल जाएगा, तुम लोग इस चैप्टर को समझ लोगे। लेकिन अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी 2 वीडियो की, उन दोनों वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में इन सारी टॉपिक्स को कवर अप किया है कि होता क्या है, इसके अंदर में क्या क्या चीजें होती है, उन सभी चीजों के बारे में बताया है। तो कंप्लीट पैकेज वीडियो है तो उसे देख लेना अगर तुम लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और स्क्रीन पे सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पलेट दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली अगर तुम्हारा शब्द संज्ञा हुआ ना तो तुम लोगों को सिंपली से उसके 3 भेद में से एक भेद लिख देना है। उसके बाद उसका लिंग बताना, वचन बताना और कारक बताना है। अगर कोई शब्द संज्ञा हुआ तो सर्वनाम हुआ तो सर्वनाम के भेद के बारे में बता देना, पुरुष बताना, लिंग बताना, वचन बताना और उसका कारक बताना है। थर्ड तुम लोगों का अगर कोई भी शब्द विशेषण रहा ना तो उसका विशेषण का भेद बता देना, लिंग बताना, वचन बताना है और विशेष्य बताना है। क्लियर है? चौथा तुम लोगों को अगर क्रिया हुआ ना, कोई भी शब्द अंडरलाइन किया हुआ तो तुम लोगों को क्रिया के भेद के बारे में बता देना है, लिंग के बारे में बताना, वचन के बारे में बताना और काल के बारे में बताना है। और अगर अव्यय हुआ कोई भी शब्द तो तुम लोगों को केवल उसका भेद लिख के आ जाना है, फुल मार्क्स वहीं मिल जाएंगे। क्लियर है? अब आगे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है जो कि यह भारत एक विशाल देश है, तो इसमें भारत शब्द को रेखांकित कर दिया गया, तो इसका पद परिचय बताना है। तो अब भारत शब्द कौन सा संज्ञा है? पहली बात ये देखना है कि भारत तुम लोगों का आखिर सर्वनाम है, विशेषण है कि संज्ञा है। तो तुम लोगों को पता चल रहा है कि भारत तुम्हारा एक संज्ञा है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि संज्ञा कैसे है। तो अगर तुम लोगों को ये नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है डिटेल वीडियो का, उसे देख लेना। तो यार क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक संज्ञा है। तो सबसे शुरुआत में तुम लोगों को लिख देना है संज्ञा, कॉमा देना है। उसके बाद तुम लोगों को बताना है कि संज्ञा का कौन सा भेद है ये। तो ये तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई भी जगह का नाम तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्लियर है? उसके बाद तुम लोगों को लिंग बताना है, कौन सा लिंग है तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि भारत एक पुल्लिंग शब्द है। वचन बताना है, वचन कौन सा है कि भारत तो एक है तो ये एक वचन हो जाएगा। और तुम लोगों को कारक बता देना है, कारक है तुम लोगों का कर्ता कारक। क्लियर है? समझ गए? सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, काला घोड़ा तेज भागता है। तो पहले तो ये बताओ, ये सोचो कि ये विशेषण है, सर्वनाम है कि संज्ञा है। क्लियरली पता चल रहा है कि ये तुम्हारा विशेषण है। तो सबसे पहले तुम लोगों को विशेषण लिख देना है, कॉमा देना है, फिर तुम लोगों को बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो ये तुम लोगों का है गुणवाचक विशेषण, गुण के बारे में बता रहा है कि घोड़ा काला है तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा।
फिर कॉमा देना, फिर वचन बताना कौन सा वचन है। तो ये एक वचन है क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े यहाँ पे अगर शब्द रहता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन घोड़ा है तो वो एक वचन है। समझ गए। अब तुम्हारा लिंग कौन सा है, घोड़ी नहीं है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, घोड़ा है तो ये तुम्हारा पुल्लिंग रहेगा। और तुम लोगों को अब बताना है कि विशेष्य क्या है। तो तुम लोगों को विशेष्य क्या होता है ये तुम लोगों को पता है। विशेष्य मतलब कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे घोड़ा के बारे में बात किया जा रहा है तो घोड़ा सब तुम्हारा विशेष्य हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जांपल, वह अपने क्लास में मॉनिटर है। तो वह शब्द अब क्या चीज है तुम लोगों को कमेंट में बताओ। ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम लिख देना। कौन सा सर्वनाम है, सेकंड में पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद वचन इसका एक वचन है, क्लियरली दिख रहा है वह है, तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। अब वह क्लास का मॉनिटर है, इससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग की बात की जा रही है, यानी कि कोई मेल की बात की जा रही है। तो ये पुल्लिंग हो गया। उसके बाद कारक कर्ता कारक हो गया। समझ गए। चौथा तुम लोगों का क्वेश्चन है, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो तुम लोगों का जो सबसे पहले कौन सा तुम लोगों का ये हो जाएगा विशेषण, ये तुम लोगों का संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो उससे पहले विशेषण लिख देना, फिर संख्यावाचक विशेषण लिख देना। उसके बाद तुम लोगों का ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, 10वीं तुम्हारा स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों का राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये एक वचन है, एक की बात की जा रही है, तो एक वचन लिख देना। और उसके बाद विशेष्य क्या है, तुम्हारा विशेष्य हो जाएगा कक्षा। क्लियर है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं पांचवें एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है वह स्कूल से अभी आया है। तो स्कूल शब्द का यहाँ पे पद परिचय देना है। तो सबसे पहले स्कूल शब्द क्या है तुम लोगों का, ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है कि संज्ञा है। अब कौन सा संज्ञा, स्कूल की पूरी समूह की पूरी जाति की बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वचन कौन सा है, एक वचन हो जाएगा क्योंकि एक स्कूल की बात की जा रही है, ठीक है। अब कौन सा लिंग हो जाएगा, स्कूल है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। समझ गए। आगे तुम लोगों का कौन सा कारक हो जाएगा, ये तुम लोगों का अपदान कारक हो जाएगा। समझ गए। एक चीज तुम लोगों को क्लियर आउट कर देना चाहता हूं कि तुम लोग कोई भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो, यानी कि वचन भी पहले लिख सकते हो, लिंग भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोगों को पहले तो तुम लोगों को यह बताना है कि ये सर्वनाम है, विशेषण है कि संज्ञा है, ठीक है। इसमें से जो चीज के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद सेकंड में तुम लोगों को यह लिखना है कि कौन सा उसका भेद है, लिख दिया। उसके बाद तुम लोग इधर उधर क्रिस क्रॉस कर सकते हो, कोई भी आगे कोई भी पीछे लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों के मार्क्स नहीं कटेंगे। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा होगा जो कि वाच्य का टेम्पलेट है। तो बेसिकली तुम्हारा जो वाच्य है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला कर्तरी वाच्य, सेकंड है तुम लोगों का कर्म वाच्य और तीसरा है भाव वाच्य। एक चीज तुम लोगों को क्लियर करना चाहता हूं एंड दिमाग में डाल लो कि हिंदी व्याकरण में तुम लोगों को शब्दों को पकड़ना है। अगर शब्द को पकड़ोगे तो उसका अर्थ भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, कर्तरी वाच्य। तो ऐसे वाक्य जहां पे कर्ता की प्रधानता हो उसे बेसिकली कर्तरी वाच्य कह सकते हो, ठीक है। ये ऊपर का एक तुम लोगों को रफ आइडिया दे रहा हूं। तो कर्ता कौन होता है, ठीक है। कर्ता वो होते हैं जो कोई काम कर रहे होते हैं वाक्य में, यानी कि लीडिंग एक्टर कोई भी वाक्य में जो होता है ना उसे कर्ता कहते हैं, जो काम को कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आयुष भैया अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा, आयुष भैया होंगे, क्योंकि ये तुम लोगों को पढ़ा रहे, काम कर रहे हैं आयुष भैया, तो ये कर्ता हो जाएंगे। और एग्जाम्पल 2, तो मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा, मोहन होगा, क्योंकि वो काम कर रहा है पतंग उड़ाने का, तो वो कर्ता हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड है तुम लोगों का कर्मवाच्य। यहाँ पे शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। सबसे पहले आ रहा है कर्मवाच्य। कर्म मतलब काम, यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे काम की प्रधानता होना, कर्म की प्रधानता होना, उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य में जहां पे काम हो रहा है कुछ और उसकी प्रधानता दिखाई गई हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरा है भाववाच्य। भाव मतलब क्या होता है, इमोशंस, फीलिंग। मैंने बोला था शब्द को पकड़ो, वैसे ही मैंने शब्द को पकड़ के बता रहा हूं, ठीक है। इमोशन और फीलिंग होता है भाव का मतलब। तो ऐसा वाक्य जहां पे इमोशंस की प्रधानता हो, यानी कि तुम्हारा भाव की प्रधानता हो, उसे हम लोग भाववाच्य कहते हैं। तो ये था ऊपर का आइडिया। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, अभी डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहला इस पार्ट को समझने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले क्रिया का नॉलेज होना जरूरी है, तभी पार्ट आगे समझ आएगा। तो क्रिया को देख लेते हैं।
कहते हैं। क्रिया क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हो, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो कार्य के करने का बोध करवाए ना, उसे क्रिया कहते हैं। सीधे साधे सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि क्रिया का मतलब होता है काम को करना। यानी कि कोई भी वाक्य में कुछ एक्शन हो रहा है ना, तो वो तुम लोगों का क्रिया हो जाएगा। एग्जाम्पल दूं तो लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, स्नान करना, खेलना, ये सारे एक्शन हो जाएंगे। कुछ काम हो रहे हैं तो ये तुम्हारे क्रिया हो जाएंगे। एग्जाम्पल दूं तो राम खाना बना रहा है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, राम क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, तो तुम्हारा जो खाना बनाने का काम है वो क्रिया हो जाएगा। नीता खेल रही है, तो नीता क्या कर रही है, खेल रही है, तो तुम्हारा खेल जो वर्ड है वो क्रिया हो जाएगा। राहुल नाच रहा है, तो यहाँ पे राहुल क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, नाचने का काम कर रहा है, नाच रहा है, तो नाच तुम्हारा जो वर्ड है वो क्रिया हो जाएगा। वैसे ही पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ क्रिया हो जाएगा। बच्चा रो रहा है तो तुम्हारा रोना वर्ड जो है वो क्रिया हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते क्रिया के थोड़े और अंदर, और क्रिया के दो टाइप्स होते हैं। पहला तुम लोगों का सकर्मक क्रिया और सेकंड तुम लोगों का अकर्मक क्रिया। तो यार एक चीज अभी क्लियर कर देता हूं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर इसे नहीं समझोगे तो पार्ट में आगे कुछ समझ नहीं आएगा और एक क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है। इसलिए अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करना और अच्छे से अभी इसे ध्यान से सुन लो जो मैं बता रहा हूं। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होता है वो देखो। सकर्मक क्रिया क्या होता है, वर्ड को पकड़ो, ऐसे वाक्य जहां पे कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और ऐसे वाक्य जहां पे कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है। समझ नहीं आया और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। सकर्मक क्रिया को कैसे पकड़ सकते हो, पहला ट्रिक ये है कि ऐसे वाक्य जहां पे प्रभाव कर्ता के अलावा किसी और पे भी पड़े ना, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दूं तो शीला पानी पी रही है, तो शीला क्या कर रही है, पानी पी रही है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, शीला पे तो पड़ ही रहा है, उसके साथ प्रभाव पानी पे भी पड़ रहा है कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और एक एग्जाम्पल तो आयुष भैया ने गुस्से में मोबाइल तोड़ दिया, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि आयुष भैया करता है और प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मोबाइल पे भी पड़ रहा है। आयुष भैया पे तो पड़ेगा ही क्योंकि उनका नुकसान हुआ, लेकिन प्रभाव वहां पे मोबाइल पे भी पड़ रहा है क्योंकि वो टूट गया। तो ये तुम लोगों का सकर्मक क्रिया होगा। अब अकर्मक क्रिया पे देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जहां पे प्रभाव केवल कर्ता पे पड़े उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीला हंस रही है, तो अगर शीला हंस रही है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, केवल शीला पे पड़ेगा। राम दौड़ रहा है तो प्रभाव केवल राम पे पड़ेगा, वो दौड़ते दौड़ते पतला हो जाएगा तो प्रभाव राम पे ही पड़ रहा है, तो ये तुम लोगों का अकर्मक क्रिया होगा। तो ये तुम्हारे अकर्मक क्रिया कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब सेकंड ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, इससे तो पूरा अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्रिक क्या है, तुम लोगों को दो वर्ड्स को याद रखना, पहला किसको और सेकंड क्या। तुम लोगों को सिंपली करना क्या है कि कोई भी एक वाक्य जो गिवन है उसमें से तुम लोगों को क्रिया को छांटना है, क्रिया के बाद के शब्दों को भी छांट लेना है, ठीक है। और उससे पहले तुम लोगों को किसको लगाना है और क्या लगाना है, दोनों एक एक बार लगा के देखना है। और अगर उत्तर मिला तो वो तुम लोगों का सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिला तो वो तुम लोगों का अकर्मक क्रिया है। एग्जाम्पल दूं तो राम सेब खाता है, तो खाता है तुम्हारे क्रिया है, उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। किसको खाता है, उत्तर मिला नहीं मिला, क्या खाता है, तुम लोगों को उत्तर मिला हाँ मिला, सेब खाता है, तो तुम लोगों का ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सेकंड क्या है, राहुल घूम रहा है, तो राहुल तुम्हारा जो है वो कर्ता हो गया, घूम रहा है क्रिया है, तो घूम रहा से पहले राहुल को हटा दो और उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। किसको घूम रहा है, उत्तर मिला नहीं मिला, क्या घूम रहा है, उत्तर मिला नहीं मिला, तो ये तुम लोगों का अकर्मक क्रिया है। क्लियर है। सेकंड थर्ड तुम लोगों का है, रिया ने खिलौना तोड़ दिया, तो अब तुम लोगों का क्रिया क्या है, तोड़ दिया, तो तोड़ दिया से पहले सारे शब्दों को हटा दो और किसको और क्या लगाओ। किसको तोड़ दिया, तुम्हारा उत्तर मिला नहीं मिला, क्या तोड़ दिया, उत्तर मिला खिलौना तोड़ा है, तो ये तुम लोगों का सकर्मक क्रिया है। क्लियर है। वैसे ही अंकित सो रहा है तुम्हारा क्रिया है, उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। किसको सो रहा है, उत्तर मिला नहीं मिला, क्या सो रहा है, उत्तर मिला नहीं मिला, तो ये तुम्हारा अकर्मक क्रिया है। आई होप क्लियर होगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया इससे डिटेल में किसी ने नहीं समझाया, मैंने सारे वीडियोस को देख लिया और एनालाइज कर लिया। तो अब चलो हम लोग बढ़ते हैं मेन पार्ट की तरफ कि कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और
और भाववाची को कैसे पहचानना है, होता क्या है ये लोग, और डिटेल में जान लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं कर्तरीवाच्य का, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, इसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। सीधे साधे मेरे वर्ड्स में समझो तो ऐसे वाक्य जहां पे कर्ता की प्रमुखता होती है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है, उसे हम लोग कर्तरीवाच्य कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तुम्हारा जो कर्तरीवाच्य है वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकता है। ट्रिक देख लेते हैं। 50% कंफर्म तब होना कि कर्तरीवाच्य है कि नहीं, जब तुम्हारा जो है कर्ता के बगल में अगर तुम्हारा ने लगा होगा या फिर कुछ भी नहीं लगा होगा तो वो तुम्हारे कर्तरीवाच्य आ जाएगा। उदाहरण भी देखेंगे, पहले ट्रिक देख लो, ठीक है। समझे क्या बोला मैंने? तुम लोगों के कर्ता के बगल में या तो ने लगा रहेगा या फिर कुछ भी नहीं लगा रहेगा तो वो कर्तरीवाच्य है। सेकंड ट्रिक ये है कि कर्ता के बगल में तुम लोगों को से, द्वारा और के द्वारा वाले शब्दों को ढूंढना है। अगर ये शब्द नहीं मिलता है तो वो कर्तरीवाच्य है। उदाहरण तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला, राम रोटी खाता है, तो राम के बगल में ने या फिर से, द्वारा, के द्वारा नहीं लगा हुआ है तो ये तुम्हारा हो जाएगा कर्तरीवाच्य। अगर से, द्वारा, के द्वारा लगा रहता तो ये कर्तरीवाच्य नहीं होता, और सेकंड तुम्हारा ने लगा रहता तो ये 100% कर्तरीवाच्य होता। सेकंड है, मीरा ने गाना गाया, तो ने लगा हुआ है कर्ता के बगल में, मीरा करता है, उसके बगल में ने लग गया तो ये कर्तरीवाच्य है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक के बगल में ने भी नहीं लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है तो ये कर्तरीवाच्य है। फोर्थ है, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे करता है, उसके बगल में ने भी नहीं है और भी कुछ भी नहीं है तो ये कर्तरीवाच्य है। फिफ्थ, नीरज ने आज कार चलाया, नीरज करता है, उसके बगल में ने लगा हुआ है तो ये कर्तरीवाच्य है। क्लियर है? सेकंड, कर्मवाच्य देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति स्वयं कर्म होता है। सीधे साधे मतलब में समझो तो ऐसे वाक्य जहां पे कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का प्रयोग लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला, कर्ता के बगल में से, द्वारा और के द्वारा लगा रहे तो 50% कंफर्म हो जाना कि वो कर्मवाच्य है। 100% कंफर्म कब होगे? जब कोई भी वाक्य तुम्हारा सकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया कोई भी वाक्य हुआ तो वो सीधे साधे समझ जाना मतलब में कि वो तुम्हारा कर्मवाच्य है। क्लियर है? उदाहरण देख लेते हैं। राम के द्वारा रोटी खाई गई, तो तुम्हारा राम जो है वो करता है और उसके बगल में द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है तो 50% कंफर्म हो गया कि ये कर्मवाच्य है। अब 100% कब हो गए? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कैसे पहचान सकते हो? दो ट्रिक पता है, एक भी ट्रिक लगा लोगे पता चल जाएगा। पहला ट्रिक क्या था वो तुम लोगों को याद होगा। सेकंड ट्रिक लगा के देख लो, जो तुम्हारा क्रिया हो रहा है उससे पहले तुम लोगों को किसको और क्या लगाना है। क्रिया क्या है? खाई जाती है, खाई जाती है, उससे पहले क्या लगा के देखो, क्या खाई जाती है? उत्तर मिला, हाँ रोटी मिला, रोटी खाई जाती है तो उत्तर मिला, तो ये सकर्मक क्रिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माली द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, तो माली जो करता है उसके बगल में द्वारा आ गया तो 50% कंफर्म है कि ये तुम्हारा कर्मवाच्य है। 100% सकर्मक चेक करना होगा, सकर्मक है कि नहीं। तुम्हारा लगाए जाते हैं ये क्रिया है, तो क्रिया से पहले किसको लगा के देखो, किसको लगाए जाते? उत्तर मिला, नहीं मिला। क्या लगाए जाते? उत्तर मिला, हाँ मिला, पेड़ लगाए जाते हैं। तो क्लियरली तुम लोगों को पता चल रहा है कि उत्तर मिल रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है। और भी एग्जांपल है, तुम लोग देख सकते हो एंड यही ट्रिक को फॉलो करके बताना कि यूज हो रहा है कि नहीं कमेंट्स में। और हाँ यार, अगर अभी तक का वीडियो पसंद आया होगा तो यार गुरु दक्षिणा में एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड क्योंकि हम लोगों का सफर 11th 12th में भी होगा इसलिए अभी से सब्सक्राइब करके रखो, वर्थ इट चैनल होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं और भाववाच्य देख लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि ऐसे वाक्य जहां पे भाव यानी कि इमोशंस की प्रधानता हो। तुम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लो। सबसे पहले तो अगर कर्ता के बगल में से लगा हुआ है तो 50% कंफर्म हो जाना कि वो भाववाच्य है। या फिर कोई भी वाक्य में नेगेटिविटी दिखे, नहीं वाले शब्द दिखे तो 50% कंफर्म हो जाना कि वो तुम्हारा भाववाच्य है। 100% कंफर्म तब होगे जब तुम्हारा अकर्मक वो वाक्य हुआ, अकर्मक वाक्य हुआ तो 100% कंफर्म हो जाना कि वो भाववाच्य है। यानी कि कोई भी वाक्य अगर अकर्मक क्रिया हुआ तो वो 100% भाववाच्य है। क्लियर है? इसका देख लेते हैं उदाहरण। रमेश से पढ़ाई नहीं
जाता, नहीं वाला शब्द आया तो ये तुम्हारा हो जाएगा भाववाच्य। क्लियर है? और तुम लोग देख सकते हो किसको और क्या लगा के, अगर उत्तर नहीं मिला तो ये अकर्मक क्रिया है और ये 100% फिर कर्मवाच्य हो जाएगा, सॉरी ये भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस पार्ट से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा। सबसे पहला वाच्य परिवर्तन पूछा जाता है, कोई भी वाक्य देगा उसे परिवर्तन करने बोलेगा, ठीक है। सेकंड तुम लोगों को कर्तरी भाववाच्य और कर्मवाच्य में बदलने देगा कोई भी वाक्य को, ठीक है। तीसरा तुम लोगों को वाक्य को पहचानने बोलेगा, जो मैंने अभी तक के वीडियो में क्लियर किया हुआ है, ट्रिक बताया हुआ है कि कैसे वाक्य को पहचान सकते हो, ठीक है। फोर्थ तुम लोगों का नॉर्मल प्रश्न पूछा जाएगा परिभाषा से, आगे सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे तो और भी चीज तुम लोगों को क्लियर आउट हो जाएगा, इसलिए लोड बिल्कुल भी मत लो, अभी भी वीडियो में काफी चीजें बची है। सबसे पहले वाच्य परिवर्तन कैसे करना उससे हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कोई भी वाक्य को कैसे बदलना उसका ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। अगर कर्तरीवाच्य में बदल कोई भी वाक्य को तो उसमें तुम लोगों को ने ऐड करना है, कर्मवाच्य में बदलना है तो उसमें द्वारा और के द्वारा ऐड करना है, भाववाच्य में कन्वर्ट करना है तो उसमें तुम लोगों को से को ऐड कर देना है। कोई भी वाक्य को तुम्हें भाववाच्य में कन्वर्ट करना होगा ना तो उसमें से डाल देना और उस वाक्य को बना देना। एक चीज याद रखना कि जो काल होगा उसी काल में तुम लोगों को परिवर्तन करने के बाद भी उस वाक्य को रखना है। क्लियर है? आगे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वाच्य परिवर्तन देख लेते हैं, एक ट्रिक देख लेते हैं जिसे वाच्य परिवर्तन आराम से कर सकते हो तुम लोग। सबसे पहले तो इसका रूल क्या है, ट्रिक क्या है। सबसे पहले कर्ता को तुम लोगों को छांटना है, उसके बाद तुम लोगों को देखना है कि कर्ता के बगल में से, द्वारा, के द्वारा है कि नहीं। अगर है तो इसे हटा देना है, से, द्वारा और के द्वारा को हटा देना है, और अगर नहीं है कर्ता के बगल में से, द्वारा, के द्वारा तो उसे ऐड करके वाक्य को बना देना है। सेकंड रूल ये है कि परिवर्तन करने के बाद क्रिया जिस काल में था उसी काल में तुम लोगों को रखना है। क्लियर है? एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो इसमें तुम लोगों को से, द्वारा, के द्वारा दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है तो तुम्हें ऐड कर देना है। ये चीज बच्चों से खेला जा रहा है, से ऐड हो गया तो ये तुम्हारा परिवर्तन हो गया वाच्य में। सेकंड तुम लोगों का है सुरेश हंस पाता है, ठीक है। तो इसमें तुम लोग देख सकते हो से, द्वारा, के द्वारा नहीं लगा हुआ है तो ऐड कर दे, सुरेश से हंसा नहीं जाता है तो ये कन्वर्ट हो गया वाच्य में। तीसरा तुम लोगों का है आज बच्चों द्वारा जगह जगह पे पेड़ लगाए गए, तो इसमें द्वारा दिख रहा है तो द्वारा को हटा देना है। तो क्या उत्तर मिलेगा? आज बच्चों ने जगह जगह पे पेड़ लगाया। कितना सिंपल। अगर तुम लोगों को वाच्य में ज्यादा से ज्यादा ग्रिप बनाना है ना तो ट्राई करना ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का। और अगर इस वीडियो में 3K लाइक्स भी आते हैं तो मैं डेडिकेटेड एक ऐसी वीडियो को लॉन्च करूंगा जिसमें PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए इस वीडियो में 3K लाइक्स आने चाहिए, तभी ना मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो उस वीडियो को लॉन्च करके क्या होगा, इसलिए देख लेना, लाइक कर देना वीडियो। तो यार अब तुम्हारे स्क्रीन पे सैंपल पेपर दिख रहा होगा, चलो सैंपल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, इसे हम लोगों को कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य का मैंने ट्रिक बताया था कि द्वारा और के द्वारा ऐड कर देना कोई भी वाक्य में तो वो कर्मवाच्य में बदल जाएगा। तो उसे ऐड करके देखो, मैं 5 सेकेंड देता हूं तुम लोगों को। हो गया, उत्तर दे दिया कमेंट एरिया। चलो अब मैं उत्तर तुम लोगों को बताता हूं। उसके द्वारा, मैंने बोला था द्वारा ऐड करना, तो उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। क्लियर है? द्वारा ऐड कर दिया तो तुम लोगों का वो कर्मवाच्य में बदल गया। सेकंड है तुम लोगों का नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए, इसे हम लोगों को कर्तरीवाच्य में बदलना है। कर्तरीवाच्य में मैंने क्या बताया था, ने को तुम लोगों को ऐड करना है, तो ऐड करो। 5 सेकेंड देता हूं और कमेंट एरिया में आंसर बताओ। आंसर दे दिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया होगा, आंसर दे दिया होगा। अब मैं आंसर बताता हूं। तो तुम्हारा इसमें ने ऐड करना है, तो हमारा जो वाक्य है वो ऐसा बनेगा, नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलना शुरू कर दिए। तो ये तुम्हारा एक परफेक्ट वाक्य बन जाएगा जो कि तुम्हारा कर्तरीवाच्य में चेंज हो गया। तीसरा है, बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं, इसे तुम लोगों को भाववाच्य में कन्वर्ट करना है। भाववाच्य का ट्रिक बताया था कि उसमें से ऐड करना है तुम लोगों को, तो से को ऐड करो और कमेंट एरिया में आंसर बताओ। 5 सेकेंड देता हूं। आंसर दे दिया होगा। चलो अब मैं बताता हूं, इसमें से ऐड कर दो, ठीक है। बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। क्लियर है?
अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की। इसका तुम लोगों को वाच्य को पहचानना है। कौन सा वाच्य है जल्दी से बताओ कमेंट एरिया में। मैं तुम लोगों को 5 सेकंड देता हूं। तो यार सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया था कि अगर कर्ता के बगल में ने हुआ तो वो कौन सा वाच्य है। मैंने बताया था वो है कर्तरी वाच्य। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य कौन सा वाच्य है। यार ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में मिलेंगे। ठीक है, तो लोड मत लो, आंसर बताओ कमेंट एरिया में। 5। इसका आंसर क्या है, कर्म की प्रधानता जहां होती है वो कर्मवाच्य होता है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर देना, वहां तुम लोग पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो एंड अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।